नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीच्या आजच्या भागात सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी डॉक्टर मृण्मयी भजक. मंडळी, भारताला फार मोठा समुद्र किनारा लाभलेला आहे आणि त्याची लांबी मोजायची झाली तर भारताचा संपूर्ण जर समुद्र किनारा मोजला तर त्याची लांबी होते 7517 किलोमीटर. एवढा मोठा आपल्याला समुद्र किनारा लाभलेला आहे आणि त्या समुद्र किनाऱ्यावरून अनेक जहाजांची ये-जा चालू असते, माल वाहतूक चालू असते आणि देशातली आयात निर्यात या जहाजी मार्गाने चालू असते. हा सगळा जर आपण पट पाहिला तर तो फार मोठा व्यवहार आहे. जशी आपण बघतो की रस्त्यावरची वाहतूक आहे ती सुरळीत होण्यासाठी काही नियमावलीची गरज असते आणि तसंच ही समुद्री वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी एका नियमावलीची गरज असते आणि त्यासाठी स्थापना झालेली आहे नौवहन महानिदेशालयाची. नौवहन महानिदेशालय हे कार्यालय केंद्र सरकारचं आहे आणि त्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्यासाठी आहे आजचा आपला खास कार्यक्रम. आजचा विषय काय आहे तो पाहून घेऊया. नौवहन महानिदेशालयाची गौरवशाली 75 वर्ष. आणि खरोखरच समुद्री जीवन एकूण काय असतं किंवा समुद्रावर आपण ऐकतो की अनेक लोक जातात, मर्चंट नेव्हीमधून जातात, 6-6, 8-8 महिने ते समुद्रावर असतात. तर त्यांचं एकूण जीवन कसं असतं, सुरक्षितता कशी असते, मुळात जी जहाजं जातात त्यांच्या सुरक्षिततेची नियमावली काय आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये व्यवसायाच्या काय संधी आहेत, नोकरीच्या काय संधी आहेत, या सगळ्याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. आज आपल्याबरोबर आहेत IAS ऑफिसर श्याम जगन्नाथन सर, नौवहन महानिदेशालक आणि अपर सचिव भारत सरकार असं त्यांचं पद आहे. सर, मनापासून नमस्कार करते आपल्याला आणि स्वागत करते आपल्या कार्यक्रमामध्ये. तर सुरुवात करूया कार्यक्रमाला. सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. और नौवहन महानिदेशालय ये कार्यालय है, 75 सालों से ये कार्यान्वित है. तो हम जानना चाहते हैं कि इसका कामकाज कैसे चलता है. सर्वप्रथम आपके प्रेक्षकों को और आपको नमस्कार. इस अवसर के लिए धन्यवाद. भारत सरकार का जो मंत्रालय है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग, उसके अधीनस्थ ये कार्यालय है जिसका आपने जैसे कहा 75वां वर्ष अभी चल रहा है. ये कार्यालय प्रधानतः, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, जितने भी हमारे बंदरगाहों पे जहाज आते हैं, चाहे ये अंतर्राष्ट्रीय जहाज हो या आपके हमारे भारत से विदेश जाने वाले जहाज हो, उनका नियंत्रण, उनके चलन में जो नियमावली होती है प्रदूषण हेतु, ऑपरेशनल मैटर्स के लिए, या जो उन जहाज़ों पे क्रू है वो नियम अनुसार मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, जहाज़ जो हमारे बंदरगाहों में आ रही हैं सुरक्षित तरह से आ रही हैं कि नहीं, माल जो ये ढो के ला रही हैं उनको जो है सुरक्षित तरीके से बंदरगाह में उतारा जाए और सही रखरखाव से चलाया जाए, समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल हर चीज़ को मायने दिया जाए, ये सारी चीज़ों का नियमानुसार निर्वाह कराने के लिए नौवहन महानिदेशालय का दायित्व है. बराबर है सर. आपने कहा कि ये सारी चीज़ें जो सभी नियमन होता है वो महानिदेशालय द्वारा किया जाता है. हम अगर देखें तो भारतीय संदर्भ में समुद्रीय क्षेत्र जो है तो उसकी क्या अहमियत है, कितना बड़ा ये क्षेत्र है. जी, जैसे आपने पहले जब एक परिचय दिया था तो आपने कहा था कि 7517 किलोमीटर का तट है. भारत मात्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसके नाम पर एक महासागर है जी. अन्य किसी भी राष्ट्र का ये नहीं है. और सांस्कृतिक तौर से और इतिहास के तौर से अगर आप देखेंगे, वाणिज्य के लिए हमारे बहुत से समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हमारे समुद्री जो है रूट्स पे रखरखाव रहा है, आवागमन रहा है वाणिज्य के लिए. यही जो चीज़ें हैं किसी भी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका एक मैं लेखा आपको देना चाहता हूँ. जो मालवाहक जहाज आते हैं 90% जो हमारा आयात निर्यात होता है इन जहाज़ों के द्वारा ही होता है.
अच्छा। और 70% जो भी, जैसे एक वर्ष का आपका कुल जो है निर्यात आयात की जो मात्रा है 1100 बिलियन डॉलरों में आंका जाता है। तो उसमें से 70% की जो मूल है या मूल्य जिसे कहते हैं वो सागर के रास्ते ही इन जहाज़ों से आता है देश में। अच्छा। और देश से निर्यात भी बाहर जाता है। और इन जहाज़ों के प्रचलन के लिए जो खर्चा होता है ये तकरीबन साल में 105 बिलियन डॉलर ओहो। सांप्रतिक बाध्यता आती है। ये सारी मात्रा, और इस रूप से अगर आप देखें देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। बिलकुल सर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही जी समुद्री व्यवस्था आहे ती अतिशय महत्त्वाची आहे आणि अतिशय एक मोठा भाग जी आयात निर्यात होते आपल्या देशातून बाहेर किंवा बाहेरच्या देशातून आपल्यामध्ये, तर त्याचा एक मोठा वाटा हा समुद्री वाहतुकीचा आहे आणि मला वाटतं की ही खरोखरच आपल्या देशासाठी एक खूप आनंदाची आणि गर्वाची गोष्ट आहे। सर, तुम्ही सांगितलंत की अनेक आता पुढे योजना आहेत, तर हम जब सुनते हैं कि कई लोग रहते हैं कि जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं वो 6-6, 8-8 महीने समुद्र पर ही रहते हैं, और तो कैसा रहता है उनका जीवन ये जानने की एक उत्सुकता रहती है लोगों में। तो आप क्या कहेंगे कि ये समुद्री जीवन जो है, जो इस क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं उनके लिए क्या बताएंगे? कितना सरल है, कितना कठिन है? ये आपने बड़ा सटीक प्रश्न कहा है कि कितना सरल है और कितना कठिन है। दोनों पहलू हैं। एक कि सही आपने कहा 6 से 8 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो सागर कर्मी है या समुद्र में जो काम करने जाता है इन जहाज़ों पे, वो 5 से 6 महीने अपने प्रियजनों से, अपने घर से दूर रहता है जी। और जहाज़ पर चलना भी उसके लिए एक प्रशिक्षित जो है, आपका अगर ट्रेनिंग नहीं हो, प्रशिक्षण नहीं हो और आप प्रमाणित हो कि आप जहाज पे जा न सके, तब तक आप इन जहाज़ों पे ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा। और एक अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाली जहाज़ है तो उसमें मूल रूप से 2 विभाग होते हैं। एक डेक साइड कहते हैं जिसे कहते हैं नॉटिकल, जिसमें कि जहाज़ का कप्तान और उसके साथ ही जो सेकंड मेट होते हैं। अच्छा। ये जहाज़ कोई नेविगेशन, जहाज़ को कहाँ मोड़ना है, बंदरगाह पे लाना है तो उसको किस तरह से बंदरगाह में लाना है, इस चीज़ को देखते हैं। और एक होता है इंजन साइड। इंजन साइड में जैसे जहाज़ को जो शक्ति दी जाती है कि पानी के ऊपर ये यातायात की तरह चले, आवागमन करे, तो इंजन का जो पूरा मेंटेनेंस है, प्रपल्शन का पूरा मेंटेनेंस है, इंजन साइड देखता है। अब साधारणतः एक जहाज़ में जो मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करता है, कप्तान यूक्रेन का हो सकता है, सेकंड मेट भारतीय हो सकता है, अच्छा, चीफ इंजीनियर वियतनाम का हो सकता है। तो छोटा सा विश्व का एक हर प्रतिनिधि एक छोटे से जहाज में, और इसमें 12 लोग होते हैं। अच्छा। क्योंकि 12 लोग से ज़्यादा अगर मात्रा हो जाए तो ये पैसेंजर क्राफ्ट हो जाता है, मालवाहक जहाज नहीं रहता। अच्छा। तो इसके लिए एक है प्रशिक्षण, दूसरा है प्रमाणित होना, और एक हम कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देते हैं भारत के समुद्री कर्मी को। अच्छा। और इसके हेतु फिर वो जाते हैं इन जहाज़ों पे। कठिनाई ये है कि मौसम, जहाज़ें जब जाती हैं विभिन्न देशों में जाती हैं। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह की हौती रिबल्स ने इन जहाज़ों के ऊपर मिसाइल से आक्रमण किया। जी। आप साधारण वाणिज्य वाली एक मर्चेंट शिप पे हैं जिसमें कि किसी भी तरह की युद्ध के लिए कोई भी जो है तैयारियां नहीं होती हैं। और समय काफ़ी ऐसा होता है कि आप इस जहाज़ पे तेल ले जा रहे हो, अब उसमें मिसाइल का अगर आक्रमण होता है तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनहेरेंट रिस्क कहा जाता है। जी। और इन सब से बचने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने पहले कहा कि अर्थनीति के लिए ये बड़ी विशेषता एक कथन के रूप में है कि मान लीजिए जैसे कोविड जैसा समय आया। हाँ।
जो मनुष्य काल ने कभी पहले देखा नहीं, जी। वैसा ही एक विकल्प अगर आप लें हम्म। और सारे जहाज़ों को रोक दें, हम्म। तो ये माना जाता है कि आधी जो आपकी विश्व की जनसंख्या है वो भूख से मर जाएगी और बाकी आधी जो है वो ठंड से। तो इतना महत्वपूर्ण काम एक सागर कर्मी करता है और उनके रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए नौवहन महानिदेशालय मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन के मापदंड के हिसाब से ही सारी चीज़ें अनिवार्य करवाता है। ओहो. आता जसं सरांनी सांगितलं की एकतर तिथे वेगवेगळ्या देशातले सगळे लोक असतात, म्हणजे आपण वसुधैव कुटुंबकम जसं म्हणतो की तसं पूर्ण जगातल्या वेगवेगळ्या देशातले लोक त्या जहाजावर असतात. आणि दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट जी सरांनी सांगितली की समजा असं होणार नाही, पण समजा असं झालं की सगळी जहाजं किंवा ही जी समुद्री वाहतूक बंद पडली तर जगातले 50% लोक, जगातले 50% लोक हे भुकेने मरू शकतील. तर इतकं हे जहाजी वाहतूक महत्त्वाची आहे आणि आयात निर्यात ही सगळी महत्त्वाची आहे. सर, आपण वेगवेगळ्या विषयावर आपण मार्गदर्शन करणारच आहात आणि त्यानंतर मॅरीटाईम अमृतकाळ म्हणजे काय आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. त्याचप्रमाणे ह्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला व्यवसायाच्या काय संधी आहेत, आपण कशा पद्धतीने ह्याच्यात करिअर करू शकतो आणि इतरही अनेक गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या आपण कार्यक्रमातून समजून घेणार आहोत. आपले फोनही नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. आत्ता वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. एकूणच समुद्री जीवन कसं असतं आणि सुरक्षितता कशी राखली जाते आणि महिलांचाही याच्यामध्ये कसा सहभाग असतो, या सगळ्या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत IAS ऑफिसर श्याम जगन्नाथन, नौवहन महानिदेशक आणि अपर सचिव भारत सरकार. सर, फिर से आपका स्वागत करती हूँ ब्रेक के बाद. मैरीटाइम अमृतकाल विजन है 2047, जैसा हमारा देश अभी अमृतकाल में है, तो नौवहन के बारे में का जो विजन है तो वो हमें बताइए, वो क्या है? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है और उन्हीं से प्रेरित होकर ये हमारे मंत्रालय के लिए पतन, पोत परिचालन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए एक दूरदृष्टि है, जिसमें कि 11 प्रधान जो हैं लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. अच्छा. जिसमें कि भारतवर्ष सागर के जुड़े हुए जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या हासिल करेगा, उन सारे चीज़ों का विस्तृत ब्यौरा इसमें है. अच्छा. जैसे कि हमारा प्रधान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंदरगाहों से प्रॉस्पेरिटी, पोर्ट लेड प्रॉस्पेरिटी का पहला ये पड़ाव है. तो अमृतकाल विजन में जो है ये 11 थीम्स जो मैं कह रहा था, पहला है सुरक्षाप्रद, सातत्यपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल समुद्री क्षेत्र में विश्वास और इससे विश्व का नेतृत्व भारतवर्ष करे. दूसरा, तटीय और नदी दोनों और समुद्री क्रूज क्षेत्र में बढ़ोतरी हो. अच्छा. जिसको समुद्र में पर्यटन भी कहते हैं. तटीय नौवाहन और अंतर्देशीय जल परिवहन में मोडल शिफ्ट का ये है कि सहजता से मैं समझाता हूँ. जैसे रोड से आप ट्रक से किसी माल को लेके जाते हैं तो उसमें जो आपका मूल्य होता है, खर्चा, वो ज़्यादा होता है. उसी तरह रेल में अगर आप लेके जाते हैं, रेल में ट्रक के अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कम होता है. अच्छा. और सबसे कम होता है जल मार्ग से. सो जल मार्ग में ये कितनी प्रतिशत आपकी रोड पे चल रही है, कितना आपका जो है रेल मार्ग में चल रहा है और कितना जल मार्ग से चल रहा है. क्योंकि हमारे पास 7,500 किलोमीटर का तट है, 14,000 किलोमीटर का अंतर्देशीय जल मार्ग है. अच्छा. तो ये जो मोडल शिफ्ट है ये भी इस विजन का एक भाग है. अच्छा. जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट आए
ताकि जो वैल्यू चेन कहते हैं, किसी भी चीज़ को आप क्रय विक्रय करते हैं या आप बेसिकली आयात निर्यात करते हैं, निर्यात करने में जो वैल्यू चेन कहा जाता है कि कितने खर्चे में आप कॉम्पिटिटिवली वैश्विक स्तर पे बेच पा रहे हैं, उसमें कटौती इस मॉडल शिफ्ट से ही होगी। आज भारतवर्ष तकरीबन अपनी जीडीपी का 13 से 14% लॉजिस्टिक्स में खर्च करता है। अच्छा। और मॉडल शिफ्ट अगर आप करा पाते हैं, जल मार्ग में ज़्यादा माल का जो है आना आवागमन हो, तो ये जो वैश्विक स्तर पे उत्तम माना जाता है 7 से 8% हो सकता है, मतलब तकरीबन आधा हो सकता है। और ये बचत से आप वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, हम आगे भी जाएंगे इसी मुद्दे पर हमें एक फोन आ रहा है, वो पहले लेंगे। आपल्याला एक फोन येतोय पुण्याहून, जयश्री साईनाथ आपल्याशी बोलतायत। नमस्कार, आपला प्रश्न विचारा। नमस्कार मॅडम. नमस्कार. श्याम जगन्नाथन सर को नमस्कार आणि खूप खूप शुभेच्छा डायमंड जुबली बद्दल. आणि मला काय विचारायचे की मी पिक्चर मध्ये पाहिले की पायरेट्स ऑफ कॅरिबियन, कडलपुरा, बोट, लाईफ ऑफ पाय, मर्चंट नेव्ही के सिंधबाद द सेलर, साइलस मार्नर अल्बाट्रॉस, एकदम एडवेंचरस आणि खूप लहानपणीपासून बचपन से जो देखा है हमने वो एकदम अपने मन को एडवेंचरस और सुंदर दिखाता है। और लेकिन सच्ची में सी सिकनेस और अनहेल्दी होता है ऐसे मैंने भी सुना है। तो रियली क्या अनहेल्दी होता है ट्रैवल, या मतलब ये सी सिकनेस क्यों होता है, ये मुझे जानना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। सर जैसे उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये सभी दर्शकों के मन का प्रश्न है कि हम जब देखते हैं तो बड़ा सुहाना लगता है कि पूरा समंदर ही समंदर, ज़मीन कहीं दिखती नहीं है। तो पर जब एक्चुअली वहाँ पर जाते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये कैसा होता है? उनका प्रश्न था क्या ये अनहेल्दी होता है? जी, मैं 2 भाग में उत्तर देना चाहूँगा। पहला ये कि अगर मान लीजिए आप समुद्री पर्यटन के लिए जा रहे हैं, तो आज जो आपके क्रूज शिप्स आते हैं उनमें जो सामान्य तौर पे 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अच्छा। तो और ये अत्यंत ही सुखद एक आपका जो है कह सकते हैं एक्सपीरियंस रहेगा। क्रूज में आप 2 दिन 1 रात, और ये छोटी छोटी क्रूज भी हो सकती है। मान लीजिए मुंबई से आप गोवा तक गए, या गोवा से लक्षद्वीप, या मुंबई से लक्षद्वीप, ये तो हो गया हमारे देश से सीमित जी। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। अब इसमें जो क्रूज में आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो निश्चित है कि वो तबीयत खराब होने से तो वो आनंद ले नहीं पाएंगे। तो जो क्रूज शिप डिज़ाइन होती है, इसकी स्टेबिलिटी इस तरह की जाती है कि मान लीजिए जैसे पिछले वर्ष यहाँ कोस्टा सिरीना आया था, ये इटालियन क्रूज शिप थी। इसकी जो लंबाई थी ये 382 मीटर की थी। अच्छा। तो 3 फुटबॉल फील्ड अगर आप एक साथ रख दें तो उससे भी लंबी जहाज थी ये। और ये जिसकी जो हाइट है समुद्र तल से ऊपर जब लेके जाते हैं स्तर से 13 माले की इसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो इन जहाज़ों में ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, सी सिकनेस जो आपने पूछा। लेकिन जो मालवाहक जहाज है उनमें क्योंकि आप साधारण जो समुद्र में आवागमन होने वाली जो रास्ते हैं उनमें आते हैं, मौसम का एक जो है रखाव चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव। मौसम में हम सारी परिभाषा इस तरह की होती है कि वेदर रेडार से आप ऐसे समय को जो है जहाज निकालें जिस तरह से उसमें जो है कोई हताहत ना हो, या खराब मौसम में जो स्वेल कहते हैं, जितनी आपकी वेव की हाइट होती है, किंतु ये तो सामान्य है कि सागर पे किसी का नियंत्रण नहीं है और जो है मौसम खराब होता है। 2 से 4 मीटर तक के आपके लहरें आती हैं और जिसमें जो है नाव काफ़ी जो है जहाज अच्छी तरह से जो आप कह सकते हैं कि नियंत्रित नहीं हो पाती है और उसमें सी सिकनेस होता है। लेकिन जब आप प्रशिक्षित हों और आप प्रमाणित हों कि आप सागर कर्मी हैं, और ये सी सिकनेस इसलिए होती है क्योंकि जैसे आप थल पे खड़े हैं ज़मीन पे,
तो आपके जो सिमुलेक्रल कैनाल होता है जिससे कि आपका संतुलन बनता है, जैसे आप पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं, तो वो संतुलन आपका जो है आपके ईयर से होता है, ग्रेविटी के साथ होता है। सागर में जाते ही जो ग्रेविटी है उसका जो है, जो आपका भार है, वो पहले तो आपके नाव पे आ जाता है और बॉयोएंसी के वजह से वो जो नीचे का थल है वो स्टेबल नहीं रहता है, इसके वजह से ये सी सिकनेस आती है। हाँ। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, एक यात्रा, 2 यात्रा और प्रशिक्षण के पश्चात ये इतना बड़ा जो है इशू नहीं है हेल्थ के लिए। मतलब इसका भी प्रशिक्षण लेना जरूरी है कि आप कैसे समुद्र पर रहें और कैसे वो सारी जो लहरें आती है, आपने कहा कि 2 से 4 मीटर तक आती है, तो उसका बैलेंसिंग और अपना शरीर का उसके साथ एक मेल जोल, जी, उसका भी प्रशिक्षण होता और है। सुरक्षा हेतु सारी चीजें अनिवार्य कर दी जाती हैं। हम इसे LSA कहते हैं, लाइफ सेफ्टी अपैरेटस। तो उसमें लाइफ राफ्ट्स अवेलेबल होती हैं इन सारे मालवाहक जहाज़ों में। सोलास बोल के एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कॉम्पोनेंट है जिसके मापदंड के हिसाब से ही ये जहाजें चलती हैं। सोलास का परिभाषा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है। ओके। तो इसके चलते सारे मालवाहक जहाज़ों में अनिवार्य होता है कि लाइफ सेफ्टी अपैरेटस हो। सारे सेलर्स के लिए ये डाइव सूट्स होती हैं, प्रॉपर क्लोथिंग होती है और उसको चलाने और जहाज को संभालने में सारी प्रशिक्षण दी जाती है। अच्छा सर, आपने कहा कि सेफ्टी तो, सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नियम है, एक नियमन है, तो वैसे ही हमारे देश के लिए कुछ अलग नियमावली है या हम वही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वही फॉलो करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे देशों में, क्योंकि एक जहाज जो भारतवर्ष से जाती है, मान लीजिए चीन गई या कुवैत गई या US गई, वहाँ के जहाज यहाँ आए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सामान्यता आती है और इसको फिर राष्ट्रीय स्तर पे हम हमारी नियमावली में लगाते हैं। तो हमारे यहाँ जो पेरेंट गवर्निंग एक्ट जो लेजिस्लेशन है उसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट कहा जाता है। ये 1958 में पारित हुआ था और हाल ही में अभी पार्लियामेंट में माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसमें विच्छेद करने के लिए इसको पुनः इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग आपने कहा, नौवहन महानिदेशालय, इसमें अभी एक नई परिभाषा आ रही है। अच्छा। सागर से जुड़े हुए 6 ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जो शिपिंग से हटकर हैं, जिसमें भी हमें नियंत्रित तौर से कार्य करना होगा। पहला है बंदरगाहों का। अच्छा। जिसमें कि आपका जो नाव आ रही है बंदरगाह में ही आ रही है, तो बंदरगाह में कैसे आए, कैसे रख रखाव हो, ये। दूसरा है नावों के निर्माण का, शिपयार्ड्स। शिपयार्ड्स में किस तरह से नावें बनती हैं, जहाजें बनती हैं। तीसरा है ये पुनर्चक्रण कहते हैं, रिसाइकलिंग। जैसे नाव जब पुरानी हो जाए, 50, 60, 70 साल की हो जाए, तो उससे आवश्यक हेतु आप पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग कैसे करते हैं नाव की। बिकॉज ये जहाज 200-300 मीटर लंबी है। तो ये गुजरात में, अलंग में और विश्व में हम दूसरे स्तर पे हैं, अभी दूसरे ओहदे पर हैं। अच्छा। पुनर्चक्रण में। पुनर्चक्रण में। जी। और ऑफशोर ऑपरेशंस हैं, जहाँ जैसे आपको, आपके प्रेक्षकों को भी होगा कि जब अपने यातायात का आवागमन के साधन को देखते हैं, जो पेट्रोल आती है वो आपके ऑफशोर ऑपरेशन से आती है, वो भी सागर में ही होता है। और एक मैंने जो कहा था 14,000 किलोमीटर आपके अंतर्देशीय जलमार्ग, इन सारी चीज़ों का समावेश अभी डायरेक्टर जनरल शिपिंग से डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन की यात्रा में होगी। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। हमें एक फ़ोन आ रहा है निपाणी से, शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानंद वसेदार, नमस्कार मॅडम, माझा प्रश्न असा आहे, नमस्कार। भारतीय नौ म्हणजे सैनिक जे असतात, म्हणजे नावमध्ये काम करणारे जे असतात नाविक, ते अगदी प्रामाणिकपणे त्यांनी आपल्या भारतासाठी त्यांनी काम करतात। जे आपल्या भारताला लागणारे वस्तू समजा परदेशातून म्हणा, नावातून इकडून आणण्यासाठी भरपूर कष्ट करतात आणि प्रामाणिकपणे काम करतात।
पण त्यांच्या जीवाला सुद्धा तरी धोका असतो. काही वेळा वादळ येतो, पाऊस येतो, असे प्रॉब्लेम उद्भवतात. मग तशा वेळी सरकारकडून म्हणजे मदत म्हणा किंवा एखादा मृत्यू झाला, अपघात झाला किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम उद्भवत असेल तर सरकारकडून कशा प्रकारच्या लोकांना मदत मिळू शकतो आणि कशा प्रकारे त्यांना चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात, तुम्ही त्यांना त्याबद्दल काय सांगाल? असं माझं धन्यवाद आपल्या प्रश्नाबद्दल। शिवानंद जी ने पूछा है कि बहुत सारे यहाँ पर काम करते हैं लोग, मर्चेंट शिप पे काम करते हैं। आपने सुरक्षा के बारे में कहा कि वो प्रशिक्षित होते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। अगर ऐसे हुआ कि उनको कुछ तकलीफ हुई या कुछ अगर इंजरी होती है मे बी वातावरण की वजह से और किसी भी वजह से, तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं? जी, इस प्रश्न के लिए भी धन्यवाद। ये नौवहन महानिदेशालय का प्राथमिक कर्तव्य है कि जो भी सागर कर्मी, भारतीय सागर कर्मी सागर में जाए, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रधानता हमारा दायित्व है। तो इसमें हालांकि सारी प्रयास करी जाती है, कभी कभी दुर्घटना होती है और दुर्भाग्यवश होती है, इसमें जीवन भी चली जाती है सागर कर्मी की, कभी मृत्यु भी होती है, कभी जो है कि बड़ी भीषण तरीके से जो है उनका जो है सीरियस इंजरी या तबीयत कुछ ऐसी खराब हो जाना। इन सब चीज़ों में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है कि जो भी सागर कर्मी ऐसे वाणिज्य वाली जहाज़ों में जाते हैं, मालवाहक जहाज़ों में, उनका एक सी फेरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है जिसमें कि पूर्णतः निश्चित किया जाता है कि अगर सागर में जाते समय कुछ आपदा आए और उसे या तो चोट पहुँचे या उससे भी दुर्भाग्यवश कुछ और ज़्यादा अधिक हो, तो उसमें क्या क्या सहायता दी जाएगी। शिपिंग कंपनी से नौवहन महानिदेशालय संपर्क में रहता है पूर्ण रूप से चिकित्सा प्रदान करने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे मैन ओवरबोर्ड, जहाज में चलते चलते कभी ऐसा होता है कि जो सागर कर्मी है जहाज पे दिख नहीं रहा, सागर में कहीं चले गया। अच्छा। तो इसमें एक MRCC कहते हैं, मैरिटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि कोस्ट गार्ड हमारी मात्र नहीं जिसी भी राष्ट्र की हो, ये MRCC ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड है। अच्छा। वो आपका सर्च एंड रेस्क्यू मतलब सागर में जो है आपके खोज करके उसको जो है बचाने की प्रक्रिया। और दूसरा, मान लीजिए चिकित्सा के लिए अस्पताल में पहुंचाना है तो एरियल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर से, अगर 100 मील की दूरी में है तट से, तो आप एरियल इवैक्यूएशन करवा सकते हैं जहाज से, या अगर 100 मील से ज़्यादा दूरी पे तो हेलीकॉप्टर का जाना और आने में दिक्कत आती है, तो जहाज को ही डाइवर्ट करवाया जाता है फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल में, जो सबसे पास में बंदरगाह है वहाँ पर। तो मान लीजिए कोई ग्रीस की जहाज पे आ रहा है, भारतीय कर्मी है, घटना डरबन साउथ अफ्रीका में हुई है, तो वहीं डरबन में जो है उसको उतारा जाएगा और उसकी चिकित्सा वहाँ की जाएगी, और चिकित्सा के हेतु जो भी खर्च है वो शिपिंग कंपनी देगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा। और चिकित्सा के बाद उसे सुरक्षित घर वापस लाना, उसके फ्लाइट के टिकट कराना भी हमारा दायित्व है। तो ये सारी चीज़ें नव महानिदेशालय से जो है, पहला प्राथमिक दायित्व हमारा यही है, सागर कर्मी के लिए सारी चीज़ें कल्याण के लिए, ताकि वो सुरक्षित अपनी जो है अपने व्यवसाय को देखे, आए। और यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ, ये 1 या 2% है जो दुर्भाग्यवश घटनाएं होती हैं। कैरियर के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और मुझे लगता है क्योंकि मेरा स्वयं ही 1.25 वर्ष का यहाँ पे जो अनुभव हुआ है नौवहन महानिदेशालय में, बड़ा ही उचित है, क्योंकि 6 से 8 महीने आप जो कष्ट करते हैं, आपको जिस तरह की सैलरी मिलती है डॉलर में मिलती है अगर आप विदेशी जहाज पे काम करें, और जो पहले कॉलर ने कहा था एक रोमांच, एक एडवेंचर, और बाहर फॉरेन देशों में जाना, अन्य जगहों को देखना, 10 बाहर के लोगों से मिलना, उनके साथ काम करना, ये सारी चीज़ें
बड़ी अच्छी तरह से होती हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे आप भी कह रहे थे कि ये एक ॲडव्हेंचरस आहे, रोमांचकारी असा एक प्रोफेशन आहे. तो ब्रेक नंतर आपण जाणून घेणार आहोत की नक्की व्यावसायिक संधी काय आहेत, मुळात कसं जायचं ह्या क्षेत्रामध्ये, प्रशिक्षण कसं घ्यायचं, कुठल्या संस्था आहेत ज्याच्याकडून आपण चांगलं प्रशिक्षण घेऊ शकतो. कारण अनेक अशाही संस्था असू शकतील की जिथे आपल्याला माहिती नाहीये की नक्की ह्यातली चांगली संस्था कुठली आहे, तर ती कशी निवडायची, या सगळ्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. एकूणच समुद्री जीवन कसं आहे हे आपण जाणून घेतोय आणि ह्यामध्ये व्यवसायाच्या काय संधी आहेत आणि व्यवसायाच्या संधी अगोदर प्रशिक्षण कसं घेतलं जातं याविषयी आता आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्याला मार्गदर्शन करतात IAS ऑफिसर श्याम जगन्नाथन, नौवहन महानिदेशक आणि अपर सचिव भारत सरकार. सर पुनः एकदा स्वागत आपलं. जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है? सर हम देखते हैं कि बहुत सारी मीडिया में देखते हैं कि बहुत सारी एड्स आती हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कौन सी संस्था हम चुने सही प्रशिक्षण के लिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छी शुरुआत से फिर आपकी कैरियर जो है, जो नींव आप कहाँ से डालते हैं. बिल्कुल. प्रशिक्षण के लिए नौवहन महानिदेशालय का परम दायित्व है कि जो भी सागर कर्मी है उसकी प्रशिक्षण और उसका प्रमाण दोनों नौवहन महानिदेशालय से ही होता है. अच्छा. इसमें दो तरीके की आपकी प्रशिक्षण केंद्र हैं. एक जो सागर में जाने से पहले प्री सी, अच्छा, और एक जब आप सागर में चले जाते हैं उसके बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव आपका बढ़ता है और आप प्रवीण होते रहते हैं, तो आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल्स, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज के लिए पोस्ट सी संस्थाएं होती हैं, पोस्ट सी इंस्टीट्यूशन. अच्छा. केंद्र सरकार का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कहा जाता है. अच्छा. ये वर्ष में एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम करता है और जैसे मैंने पहले आपको बताया, इंजन साइड चीफ इंजीनियर्स, मरीन इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, और नॉटिकल साइड नॉटिकल साइंस जिसे कहते हैं, जिससे कि आपके नॉटिकल ऑफिसर्स या मास्टर मेट्स या कप्तान जो शिप का बनता है वो आता है. सर ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्या ज़रूरी है, क्या शिक्षण ज़रूरी है? ये क्लास 12th जिसमें कि साइंस की आवश्यकता होती है, मैथ्स और फिजिक्स की आवश्यकता भी होती है. अच्छा. और इसमें अन्यथा अलग भी इनटेक पॉइंट्स हैं. जैसे अगर आप 10वीं पास हैं और आप रेटिंग्स का जो एग्ज़ाम है, रेटिंग्स में आप आ सकते हैं, जिसमें कि 10वीं की आपसे शिक्षा होती है. और जो आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं ये दो तरह के हैं. जो मैंने कहा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अंगीकृत एफिलिएटेड, और एक जो डीजी शिपिंग एफिलिएटेड या डीजी शिपिंग अंगीकृत एक्रेडिटेड एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन. तो पहले आप कहीं भी अगर अपना एडमिशन ले रहे हैं, पहले सुनिश्चित करिए कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है कि नहीं. ओके. क्योंकि ये जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं. और स्वाभाविक है, मान लीजिए एक नवयुवक है जिसको कि नौकरी की तलाश है, 10वीं तक पढ़ा है, पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई, उसको कहा जाता है या झांसा दी जाती है कि आप हमारे पास 6 महीने का कोर्स कर लिए, सागर कर्मी बन जाइए, डॉलर में कमाइए. अब पहला चीज आपको सुनिश्चित करना है ये डीजी अप्रूव्ड संस्था है कि नहीं. डीजी अप्रूव्ड संस्था होनी चाहिए. नव महानिदेशालय से अभी हमने हाल ही में एक सोशल मीडिया हैंडल प्रारंभ करी है. मैं आपके सारे प्रेक्षकों को अनुरोध करूंगा, उसमें हमने अभी ये वीडियोस डालना शुरू करी हैं कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है. डीजी शिपिंग के वेबसाइट पर है और यहाँ रेटिंग्स जो है वो जो सागर के जो आपके जहाज पे जाते हैं, टेक्निकल के अलावा जो अन्यथा काम करते हैं वो रेटिंग्स कहलाए जाते हैं. अच्छा. और रेटिंग से आप जैसे फ्रेश रेटिंग्स हैं तो बोसन तक जा सकते हैं. तो अलग अलग ये पद्धतियां हैं. जैसे आप सागर में जितना आपका अनुभव होता है
उसी तरह की अब COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो कि परीक्षा होती है जिसे आपने लिखित और मौखिक तौर से आपको जो है हासिल करनी होती है, पास करना होता है, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलती है। तो ये हो गया पूरे भारत में 172 ऐसी DG अप्रूव्ड प्री-C और पोस्ट-C इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसका पूरा ब्यौरा हमारी वेबसाइट पे है। नक्कीच 172 संस्था आहेत पूर्ण भारतामध्ये आणि DG शिपिंगच्या वेबसाईटवर ही सर्व माहिती उपलब्ध आहे। 10वी नंतर आणि 12वी नंतर आपल्याला हे सगळे कोर्सेस करता येतील। आपल्याला एक फोन येतोय, तो घेऊया। यवतमाळहून प्राध्यापक श्याम रोकडे आपल्याशी बोलतायत, प्राचार्य श्याम रोकडे आपल्याशी बोलतायत। नमस्कार, आपला प्रश्न विचारा। नमस्कार मॅडम, आपला प्रश्न असा आहे, सलग विचारा आपला प्रश्न। यवन मध्ये उद्योगाला काय महत्व आहे? बर, यवन उद्योगाला काय महत्व आहे? धन्यवाद। इनका जो प्रश्न है वो उद्योग से रिलेटेड है, तो क्या कौन सी यहाँ पे जो शिपिंग होती है वहाँ पे जो जैसे आपने कहा कि आवागमन होता है, सैकड़ों शिप्स जहाज हमारे देश से बाहर जाती है, बाहर से यहाँ आती है, तो उसमें उद्यम कैसे चलता है, व्यापार कैसे चलता है, उसका क्या महत्व है? मैं उदाहरण तौर से मान लीजिए एक जहाज अगर आपके किसी बंदरगाह पे आ रही है, मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे आ रही है, तो यहाँ जहाज का पहला जो है लेखा जोखा जो देता है वो शिपिंग एजेंट कहलाता है। अच्छा, वो एक प्रायर अराइवल नोटिफिकेशन देता है कि ऐसी मालवाहक जहाज इस समय के भीतर आएगी। तो ये शिपिंग एजेंट जो होता है प्राइवेट कर्मी होता है जी। शिपिंग के जो इंश्योरेंस पेपर्स चेक होते हैं, और जो ये नाव जो आ रही है स्थायी रूप से सारी नियमों के अनुसार ही आ रही है, इसका पहला निरीक्षण करते हैं पोर्ट के जो ट्रैफिक मास्टर होते हैं, हार्बर मास्टर। वो फिर अनुमति प्रदान करते हैं कि जहाज जो है इस पतन पे आ सकती है। उसके बाद जो कैरियर्स की आप बात करें, जैसे नौवहन महानिदेशालय में ही आपके पोत निरीक्षक होते हैं, जो आपकी जहाज आने के बाद इस जहाज पे जाते हैं, हर चीज स्थायी रूप से नियम के अनुसार है या नहीं उसे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए जहाज से जो माल उतरा उसको हैंडल करने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेटर, लॉजिस्टिक ऑपरेटर जो है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो सामान आया नाव से उतरवाया, उसको या तो ट्रक पे या रेल पे या दूसरे नाव पे डाली और उसको वहाँ अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेटर। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कभी मतभेद हो। नाव जो लेके आया है शिपिंग एजेंट, जो कंसाइनर है, उसके बीच तर्क विमर्श हो चुका, तो इसमें मध्यस्थता आर्बिट्रेशन वो भी बहुत बड़ा एक जो है प्रोफेशन है। अच्छा। और मैरीटाइम इंश्योरेंस, जैसे आप अपना जो है सामग्री नाव पे चढ़ा रहे हैं तो उसको इंश्योर कौन कर रहा है या नाव की इंश्योरेंस कौन दे रहा है। और ये भी है कि मान लीजिए इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज आए, या सागर कर्मियों को जो नाव पर हैं उनको जो है अपनी शिपिंग कंपनी से कोई इशू आए, ये सारी चीज़ों के लिए आर्बिट्रेटर्स, लीगल प्रोफेशनल्स भी हैं। और सरकार में हमारे जैसे नाविक महानिदेशालय में यहाँ पर भी कार्य के लिए पोस्ट्स हैं, जिसमें कि आपको यूपीएससी से उत्तीर्ण होके आना पड़ेगा। तो ये पूरा एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि ग्रोथ की बहुत संभावना है। और अभी जैसे कहा जा रहा है वैश्विक स्तर पे, जैसे भारत अभी 1% मात्र अपने जहाज़ों को चलाता है। जैसे पूरे विश्व का अगर आप 100% लें सारे जहाज़ों को मिला के, तो हमारा जो भारतीय जहाज़ों की मात्रा है 1% मात्र है। अच्छा। और इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप ज़्यादा जहाज़ों को हमारे पास पंजीकृत करें, तो जो ग्रोथ की संभावना है और उसी के साथ कैरियर्स की संभावना बहुत ज़्यादा है।
बिलकुल सर. तर उद्योग क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचं स्थान आहेच, पण आणखीही ह्या क्षेत्राचा विकास कशा पद्धतीने केला जाणार आहे आणि पुढची जी दूरदृष्टी आहे ती काय आहे याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत. आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. नमस्कार. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. नौवहन महानिदेशालयाला 75 वर्ष झाली आहेत आणि त्यानिमित्त आपला खास कार्यक्रम आहे. आपण त्याविषयीची बरीचशी माहिती घेतलेली आहे, अजूनही घेणार आहोत. आपल्याला मार्गदर्शन करतात IAS ऑफिसर श्याम जगन्नाथन, नौवहन महानिदेशक आणि अपर सचिव भारत सरकार. सर, आपने कहा कि कैसे ये प्रशिक्षण दिया जाता है या तो ये जो व्यापार है उसकी क्या मात्रा है. ये सब हम जब देखते हैं, जब सैकड़ों जब जहाज़ें समुद्र में जाती हैं तो बहुत सी जहाज़ों पर तेल रहता है या कुछ फ्यूल रहता है, तो प्रदूषण का कैसे नियंत्रण होता है या तो पर्यावरण का किस तरह से ख्याल रखा जाता है. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. इसमें जहाज़ें जैसे आवागमन करती हैं तो मारपोल बोल के एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कन्वेंशन है. अच्छा. मेरीन पोल्यूशन प्रिवेंशन, मारपोल. ओ. ये इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रचलित है. 50 वर्ष हो चुके इसको अच्छा. कार्यान्वित करके. तो इसमें प्रदूषण के अनुकूल जब भी जहाज किसी बंदरगाह पे आती है तो उसमें जैसे आपका वेस्ट होता है, वेस्ट के अतिरिक्त जो बॉयेंसी के लिए बैलेस्ट टैंक्स जो होते हैं उसमें पानी ली जाती है. तो पानी के साथ नाव में कुछ अन्यथा जीव भी आते हैं. अच्छा. जो कि आप अगर मान लीजिए प्रशांत महासागर में आप बैलेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ के जो प्राणी हैं वो यहाँ के अनुकूल नहीं होंगे और यहाँ के प्राणी वहाँ के अनुकूल. तो ये बैलेस्ट वाटर कन्वेंशन से भी रेगुलेशन होता है कि आप बैलेस्टिंग कहाँ करें. डिस्चार्ज ओपन सीज में करें और स्लज का जो डिस्चार्ज है या ऑयली वाटर सेपरेटर है, ये सारी पोत पे जो है वहाँ देखी जाती है बंदरगाह पे. और मध्य जब ये सागर में होते हैं तब मान लीजिए जैसे आपने कहा तेल वाहक जहाज, अब इसमें कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं. तो ऑयल स्पिल जब होती है तो उसको नियंत्रित करना, उसको सफ़ा करने की पूरी एक प्रणाली है. और अभी जैसे ईंधन, साधारण ईंधन पे चलने वाले जैसे डीजल हुआ, उससे जो है आपका कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, उसको कमाने के लिए अभी अन्यथा नई तकनीकियां आ रही हैं और नए जो वैकल्पिक ईंधन आ रहे हैं जिसमें कि आपका मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और LNG जैसे नए नए जो है ईंधन का उपयोग जहाज़ों में बढ़ाया जा रहा है. अच्छा. मूल लक्ष्य ये है, सागर हमारी माँ के समान है और किसी भी तरह कितने भी जो है व्यवसाय के लिए हो, लेकिन प्रदूषण जो है उसके अनुकूल ही सारी चीज़ें, मतलब आपके किसी भी मात्रा में सागर में प्रदूषित रहित रहने की सारी प्रयास करी जाती है. और अगर पुनः कोई भी फिर भी इसका उल्लंघन करता है तो एक दंडनीय अपराध है. अच्छा. और बड़ा ही जो है कर्षक तरीके से इस पे जो है एक्शन लिया जाता है. बिल्कुल सर. नई नई इसमें जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में क्या कहेंगे संक्षेप में. जी, संक्षेप में तुरंत कहूँगा मैं, क्योंकि एक है डिजिटल ट्विनिंग. जो आपकी नाव आ रही है बंदरगाह में उसको डिजिटली ट्विन करते हैं. अच्छा. और जैसे आप अभी IT की सारे उपयोगों से हैं तो जितने भी जहाज जितने भी बंदरगाहों में विश्व स्तर पे जाए उनके लिए एक मैरिटाइम सिंगल विंडो जिसमें कि कागज रहित सारी चीज़ें आपकी थ्रू दी वेबसाइट रिपोर्टिंग हो. जहाज पे कौन है, कैसे कर्मी है, उनका शोर लीव. इससे जैसे अभी डिजी यात्रा आपने हमारे एयरपोर्ट्स में देखा होगा, जो सहजता आएगी व्यवसाय के लिए वो बहुत ही ज़्यादा होगी. जी बिल्कुल सर. वैसे तो आपने बहुत सारे जो प्रश्न हैं, दर्शकों के मन के जो सवालात थे उसके भी जवाब दे दिए हैं. आप जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे.
मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों से जिस तरह का समर्थन रहा है देश का, उसके लिए धन्यवाद। और हम देश सेवा में विलीन हैं और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप भी आइए, हमसे जुड़िए और ये जो एक रोमांच, एक आपका सागर का जो ये है, इससे जुड़िए और देश में जो है जैसे अर्थव्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बिलकुल, धन्यवाद सर. असं म्हणतात की समुद्र हा अथांग असतो, अफाट असतो आणि जितका समुद्र अथांग आणि अफाट आहे तितकंच त्यामध्ये काम करणं हे देखील अतिशय रोमांचकारी आणि हर्षदायी असू शकतं आणि नक्कीच आपल्या आयुष्याला एक वेगळा आयाम देणारं, वेगळी कलाटणी देणारं देखील हे एक व्यवसाय असू शकतो. आणि ह्या सगळ्याबद्दल आज आपण माहिती घेतली. तसंच महिलांसाठी देखील इथे अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तर आजच्या या कार्यक्रमाद्वारे नक्कीच आपण काहीतरी याच्यातून घेतलं असेल अशी खात्री आहे. सर, आप यहाँ पर आए और आपके बहुमोल विचार या ये जो सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपने साझा की. हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी आपका बहुत 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 धन्यवाद आभार. सर. धन्यवाद. दर्शको हो, आपण पुन्हा भेटणार आहोत असंच नवीन कार्यक्रमात नवीन विषयासह. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. आज इथेच थांबतोय. नमस्कार.